सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज बात करते हैं मनी एंड क्रेडिट की। एंड यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं आज कि कैसे पहले हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हुआ करता था। वहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स को ट्रेड किया जाता था, जिसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते थे। अब इसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जो मुझे चाहिए उसके बदले में सामने वाले को भी वही चाहिए जो मेरे पास है। तो ऐसा कोइंसिडेंस होना बहुत ही मुश्किल होता था। बार्टर सिस्टम के लिए कोइंसिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी ट्रेड करने में। तो लोगों ने इस चीज़ को समझते हुए एक चीज़ का एवोल्यूशन किया, दैट इज मनी। ठीक है जी। तो मनी जो है, अर्लियर स्टेज में हम क्या करते थे, वीट ऑब्जेक्ट्स ही दे देते थे। वीट हो गई, कैटल हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर आफ्टर हमने मेटालिक कॉइन्स का यूज़ करना शुरू किया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड कॉपर कॉइन्स। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आई, जैसे कि कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। एंड आजकल और भी मॉडर्न फॉर्म क्या है, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल मनी, बिटकॉइंस। इसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, बिटकॉइंस। ठीक है जी। तो पहले जो थी, करेंसी का अपना यूज भी था। ऐसे गोल्ड की अपनी भी इनहेरेंट वैल्यू थी, बट आज की डेट में करेंसी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ मॉडर्न करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम अर्ली ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे नहीं लगता वो आपको प्रॉब्लम होगी। ये क्वेश्चन हो गया एंड ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन डिफरेंट है बट जो कंटेंट है वो बिल्कुल आपका सिमिलर है। ठीक है जी। अब इसके बाद आती हैं चीज़ें कि अब हम कौन सी फॉर्म ऑफ मनी में, अब हम बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। एंड बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो हम जब चाहे उस पैसे को मंगा सकते हैं ना। हम बैंक में जा सकते हैं एंड उस पैसे को बैंक से निकाल सकते हैं ऑन आर डिमांड। जब डिमांड करेंगे तब हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसे पैसा जो डिमांड पे मिल सके उसको क्या बोलेंगे आप? भाई हमने जो डिपॉजिट करा रखे हैं हम उनको डिमांड कर सकते हैं, तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम क्या कहेंगे? अब उनको बोल देंगे डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है। तो मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट्स विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड इज नॉन एज डिमांड डिपॉजिट। इसको याद करने में क्या है, वन मार्कर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन मार्क का क्वेश्चन। अब ये जो पैसा है, ये कब विड्रॉ कर सकते हो? कभी भी कर सकते हो। टाइम ऑफ विड्रॉल कोई ऐसा है नहीं, ना ही आप स्पेसिफाई करते हो। एंड ये कैसे करा जाता है? चेक्स के थ्रू। आप जाओ बैंक में, सेल्फ का चेक दो, आप जो है अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या है, ये एक मीन्स ऑफ पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करा जाने लगा है करेंसी के द्वारा। इतना हमारे देश में करेंसी नहीं है जितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्रेडिट है। मतलब कि इसको आप सिंपल टर्म समझो, जो पैसा एक्चुअली में है ही नहीं, जो बैंक्स में पड़ा हुआ है, वो पैसा विड्रॉ होता है हमारे देश में, या वो पैसा मार्केट में फॉर परचेजिंग थिंग्स यूज़ होता है। ठीक है जी। इसको कभी हम डिटेल में एक्स्ट्रा क्लास में कभी समझाएंगे ये चीज़ को और डिटेल में, या फिर क्लास 12th में अगर आप इकोनॉमिक्स लेंगे तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर बताएंगे। सो देर आर टू करेंसी, एक करेंसी है ही, दूसरी ये डिमांड डिपॉजिट्स भी हमारी, या फिर चेक से हम जो पेमेंट्स करते हैं बेसिकली, वो भी एक करेंसी का पार्ट है। हम अभी आपको ये समझाना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसमें बस यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस को बस पढ़ लेना, इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। नाउ अब इकोनॉमी के अंदर मेजरली दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनके पास पैसा है, एक जिनके पास मनी नहीं है। अब जिनके पास नो मनी है, मतलब मनी है ही नहीं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उधार लेते हैं। ठीक है। और उधार कैसे मिलता है? आप किसी के पास जाओ, जैसे मनी लेंडर हो गए, होते हैं ना गांव में मनी लेंडर, और या फिर बैंक में चले जाओ या किसी रिलेटिव के पास चले जाओ, आप उनसे पैसा ले लेते हो, कहते हो कि थोड़े टाइम बाद लौटा दूंगा। अब कोई भी आपको पैसा क्यों देगा? वो आपसे क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं।
जैसे 1 लाख रुपए का महीने का 2% ब्याज, 2,000 रुपये महीने आपको उसको देना पड़ेगा क्योंकि आप उसका पैसा यूज़ कर रहे हो। ये उधार होता है। लेकिन कोई भी आपको उधार दे, स्पेशली जो आपके रिलेटिव्स नहीं है, वो आपको उधार किस बेसिस पे दे दे? आप उनका पैसा लेके भाग गए तो वो आपसे डिमांड करते हैं कोलैटरल। कोलैटरल मतलब क्या होता है? देखिए, आपको अगर पैसा चाहिए, मान लीजिए आपको 5 लाख रुपीज़ की जरूरत आन पड़ी, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपनी मदर का गोल्ड डिपॉजिट करा के कि भाई इसको गिरवी रख लो, अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो इसको बेच देना। या आप क्या कर सकते हो? आप अपने पापा की प्रॉपर्टी गिरवी रख सकते हो। ऐसे कर नहीं सकते तुम, पर तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है जी। या आप अपनी गाड़ी गिरवी रख सकते हो, कुछ भी एसेट जिसके बदले में पैसा मिल सके फ्यूचर में, अगर आप पैसा ना दे पाओ तो उसको कोलेटरल कह देते हैं, ठीक है जी। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी किडनी निकाल के गिरवी रखा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। तो ये होता है कोलेटरल। और लेंडर्स क्यों मांगते हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ये आंसर, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्कर एज वेल एज 3 मार्कर। ओके की रिपोर्ट है। अब हमको चाहिए होता है उधार। उधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। अब ये उधार को हम बून कहेंगे या कर्ज कहेंगे बोरोवर के लिए, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, अदानीज, या फिर एक बहुत ही रिच फैमिली इंडिया की है, अंबानीज। यार देखो, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं ना ये लोग, तो ये सारा पैसा खुद का तो लगाते नहीं है, ये क्या करते हैं? बैंक से उधार लेते हैं। एंड इनके बिजनेस का रिटर्न ना 20% होता है, मान लो। तो ये उधार लेते हैं 10% पे। तो मान लीजिए मैंने 10 करोड़ रुपए उधार लिए, 20% मेरा रिटर्न है, मैं अपने बिजनेस में 20% कमा पाता हूँ, तो मैं साल का कितना कमा पाता हूँ? 2 करोड़। एंड मैंने कितना इंटरेस्ट पे लिया? ये 10%। तो मुझे इंटरेस्ट कितना देना है? 1 करोड़। एंड फिर भी मेरे पास क्या बच जाएगा? 1 करोड़। भाई 2 करोड़ में से 1 करोड़ का इंटरेस्ट भी दे दूँ, 1 करोड़ तो बच जाएगा। इसमें मैं धीरे धीरे ये पैसा भी चुका सकता हूँ। भाई 10 साल के अंदर ये 10 करोड़ रुपए चुका भी दूंगा इसी प्रॉफिट से। एंड उसके बाद मेरी कंपनी मेरे पास होगी जो कि हर महीने हर साल मुझे 2 करोड़ रुपए कमा के देगी। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो ये बून है हमारे लिए, फायदेमंद चीज़ है क्रेडिट। बट कई हमारे देश के अंदर लोग जो हैं वो इसको लेते किस लिए हैं? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में ना अनसर्टेनिटीज बहुत है, कभी बारिश आएगी नहीं आएगी। इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम पहले स्ट्रांग भी नहीं था। अब लोगों ने सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर एसेंशियल जो भी हमारी आइटम्स होती हैं फार्मिंग के लिए, उसके लिए उन्होंने उधार लिया, एक लैंड पे उन्होंने सामान उगाया। अब जैसे ही वो जो भी आइटम थी, क्रॉप थी, अब उसको राइट मतलब कि बेचने का टाइम आया, उससे पहले वो क्रॉप या तो खराब हो गई या क्रॉप सही से होगी। वो सारा का सारा पैसा क्या हुआ? कोई रिटर्न आया उस पर? मान लो एक बंदे ने 1 लाख भी लिया है, तो उस पर कोई रिटर्न आता है? तो अगर क्रॉप खराब हो गई, नो रिटर्न। अब जब ऐसा कोई रिटर्न नहीं है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट तो चल ही रहा है 10% का। हर साल उसको 10,000 रुपये देने हैं, जबकि 1 लाख रुपए तो ये खत्म हो गए। भाई 1 लाख रुपए का तो सामान डाल दिया ना, जो कि उगा ही नहीं कुछ। अब 10,000 रुपये हर साल उसको देने, अब ये कहाँ से देगा? कमाए कहाँ से वो? अब उसके लिए उसको एक और लोन लेना पड़ता है 10,000 रुपये का, कि भैया ये इंटरेस्ट चुका दूँ। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, फिर इसको चुकाने के लिए एक और लोन लेना पड़ता है, फिर इसको चुकाने के लिए एक और लोन लेना पड़ता है, और फिर इसको चुकाने के लिए एक और लोन। तो ये डेट ट्रैप हो जाता है, ये सिनारियो चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। जब बार 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 वो इसमें फंसता जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट ट्रैप क्या होता है? अब बताओ, ये फायदेमंद चीज़ है जब आपका फ्यूचर अनसर्टेन होता है या आपको रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न जो है लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हो, तब क्या होगा बताओ? तब ये हमारे लिए कर्ज बन जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाती है अल्टीमेटली, ठीक है जी। तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके अंदर आप समझ सकते हैं कैसे हमने इस चीज़ को आपको समझाया है। इसी को बोलते हैं टू डिफरेंट सिचुएशन ऑफ क्रेडिट, एंड दिस इज one of the very 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 important question for
3 मार्कर्स एंड इवन थोड़ा और बड़ा है तो उसमें भी आ सकता है क्वेश्चन। अब आगे क्रेडिट के बारे में बात कर रहे थे, तो क्रेडिट में मैंने बताया क्रेडिट में अगर वो पूछे कि भैया कौन कौन सी 3 टर्म्स हैं क्रेडिट की, तो 3 टर्म्स कौन सी होती है? एक इंटरेस्ट रेट, भैया कितने रेट पे हम देंगे, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन जो भी चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ द फंड्स ऑफ द जो गिवर है, ठीक है, एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, आप वापसी कैसे करोगे, किस्तों में करोगे या लमसम एक अमाउंट एक टाइम के बाद करोगे। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन 1 मार्कर के लिए और 3 मार्कर के लिए अच्छा क्वेश्चन माना गया है, शास्त्रों में लिखी है बात। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब बैंक्स कैसे बिजनेस करते हैं, इसको पढ़ना चाहोगे? तो बैंक्स क्या करते हैं, पब्लिक से 10% पे इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी लोन को आगे वो 15% पे आपको दे देते हैं। ठीक है, आपको पैसा चाहिए, बैंक क्या करता है 15% पे आपको लोन दे देता है, 10% पे वो पैसा उठाता है, 15% पे आपको देता है, बीच का 5% क्या हुआ, वो उसका प्रॉफिट है। अब समझ रहे हो बैंकिंग बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। आप क्या करते हो, आप 3% एक्चुअल अगर मैं आपको इंस्टांस करूं तो HDFC में 3% का इंटरेस्ट देते हैं पूरे साल का, और जब भी आप उनसे लोन लेने जाते हो वो 10, 11, 12% का रहता है। तो 8% हर एक के पैसे पे वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए उनके पास है, तो उसका 8% आप सोचो कितना होता है, ऑलमोस्ट मान लो 10% है अगर, तो 10% 1,000 करोड़ रुपए उनकी इनकम है। एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, और इससे कई ज़्यादा कमाते हैं बैंक। ठीक है जी, तो ये हमारा पॉइंट है, हाउ डू बैंक मीडिएट बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर्स, एंड ये कमाते कैसे हैं। ठीक है, यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ पे हमने लिख रखा है ये बात, इट इज़ देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ उधार लेने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, बैंक से उधार मिलता है, उधार लेने के 2 तरीके होते हैं, एक है फॉर्मल सेक्टर, एक है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जो RBI जिनको गवर्न करता है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि लोन देती है फार्मर्स को। इनफॉर्मल सेक्टर जिसको RBI गवर्न नहीं करता, फॉर एग्जांपल मनी लैंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, यानी यहाँ पे RBI गवर्न नहीं करता, जबकि फॉर्मल में RBI गवर्न करता है। हम दोनों के बीच का डिफरेंस समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो कम रहते हैं, फॉर्मल के अंदर इंटरेस्ट रेट्स कम रहते हैं, जबकि इनफॉर्मल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स लेते हैं। इसके बाद इनफॉर्मल लोन्स की कॉस्ट बड़ी हाई हो जाती है इसकी वजह से, जिसकी वजह से उनको डेट ट्रैप में जाना पड़ता है। डेट ट्रैप का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। अच्छा, इनफॉर्मल लैंडर्स ना बड़े अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी पिटाई कर देना, आपको घेर घेर के मारना, ठीक है, आपको घसीट देना, घोड़े के पीछे बांध के आपको पूरे गांव के अंदर घुमा देना, ठीक है ना, बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं, आके आपके घर के बर्तन बाहर फेंक देना, जबकि फॉर्मल सेक्टर में ये सब नहीं होता। ठीक है जी, तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होता, ओनली लीगल मेजर्स हो सकते हैं कि आपके खिलाफ केस कर दें, आपको पुलिस वाले उठा के ले गए, ये फॉर्मल सेक्टर वाले ये करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर एक देश को आगे बढ़ना है तो फॉर्मल सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज हमें सस्ते रेटों पे लोन चाहिए, चीप रेट्स यानी इम्पॉर्टेंट है। एंड लोग लोन क्यों नहीं लेते, कह रहे हैं अगर मान लो नहीं चुका पाएंगे तो देखो फलाने के साथ कितना बुरा हुआ था, उसको पूरे गांव में जो है ना मुकाला करके घुमा दिया। ऐसे अनफेयर मीन्स भी नहीं होते, तो लोगों का अंदर हिम्मत बन जाती है, क्योंकि आप देखो अंबानी इतने बड़े बड़े बिजनेस करेंगे नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगी। अब वो इतने बड़े बिजनेस कर कैसे पाते हैं, उधार के पैसे से, एंड देन उसी पैसे से वो सारी उधार भी चुका लेते हैं और अपना बिजनेस खड़ा भी रखते हैं। तो किसी भी आदमी को अगर अपना फॉर्च्यून चेंज करना है, गरीबी से अमीरी में आना है, तो उसको क्रेडिट तो चाहिए ना, ताकि वो बिजनेस स्टार्ट तो कर सके। और अगर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा तो कभी अपना फॉर्च्यून चेंज कर पाएगा, नेवर। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल में एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल। तो जो डिफरेंस किया वहीं से पूरी की पूरी एडवांटेज बन जाएगी क्या,
सबसे पहले आपका आएगा कि रिजर्व बैंक इसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंडिया को मिलता है जो कि क्रूशल है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद ये लीगल मेजर्स ही लेते हैं रिकवर करने के लिए लोन्स, एंड कभी कभार तो राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ मतलब क्या होता है, आपको माफ़ कर देते हैं। आपने देखा भी होगा, कई बार सुना होगा, सरकार माफ़ कर देती है लोन, और लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं। एंड डू नॉट पुट अदर टर्म्स ऑन लोन्स, ठीक है। वेरियस अदर टर्म्स होती है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे या जो भी है, ठीक है, वो सब। तो इनमें से 3 पॉइंट आप याद कर लेना, क्योंकि आई थिंक ये वाला और ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है इंटरेस्ट का। तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एंड एक ये दोनों को मिक्स करके एक पॉइंट लिखना। 3 पॉइंट बना के आप लिखना, ये आंसर बन जाएगा आपका। अब कहते हैं कि किन रीजंस की वजह से इनफॉर्मल सोर्सेज को प्रेफर किया जाता है रूरल एरियाज़ में। ये इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि पेपर वर्क नहीं चाहिए, एंड इनके पास कोई कोलेटरल भी नहीं होता। दूसरा, मनी लेंडर, ट्रेडर, रिच लैंडलॉर्ड, इनके पास ना आप जल्दी से पहुंच सकते हो, ठीक है जी। इनके पास आप आराम से पहुंच सकते हो, एंड इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे। पुअर पीपल ना बैंक जाने में डरते भी हैं, इसलिए बोला जाता है बैंकर्स को, रूरल एरियाज़ में बैंकर्स को क्या बनना चाहिए, उनका दोस्त बनना चाहिए, ताकि उनको समझा सके कि आप बैंक में आओ तो सही, आप इजीली लोन ले सकते हो। कई बार क्या होता है, आप बैंक में जाते ही नहीं हो बिकॉज लोन इजीली मिल सकता है, ठीक है, बट आप जाते क्यों नहीं हो? आप इसलिए नहीं जाते हो बिकॉज यू आर हेजिडेंट। तो बैंकर्स को कैसा अप्रोच अपनानी चाहिए, मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ बच्चे। बैंकर्स को कैसी अप्रोच समझानी चाहिए, ये अप्रोच समझानी चाहिए कि भाई देखो, आप आओ, ठीक है, बैंक में फ्रीली आओ और हमसे मिलो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनएजुकेटेड लोग होते हैं मोस्टली, तो अनएजुकेटेड लोगों को प्रॉब्लम आती है बैंक में जाने की, वहाँ पे इंक्वायरीज करने की। तो उनको इजी क्या लगता है, मनी लेंडर, ट्रेडर, लेकिन ये ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इनका जो प्रोसीजर रहता है बड़ा आसान रहता है, जाओ फटाफट लोन ले लो, ठीक है जी, लाला जी के पास। पुअर पीपल हेजिटेंट, ये वाली समझा चुका हूँ। और कई विलेजेस में तो एक्सेसिबल ही नहीं है बैंक। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट प्रेफर किया जाता है, ठीक है जी। व्हाट इज डेट ट्रैप, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि फॉर्मल सोर्सेज ज़्यादा बेटर होते हैं रूरल एरियाज़ के लिए, क्योंकि वो सस्ते रेटों पे लोन भी देते हैं। बट अब सरकार क्या कर सकती है, सरकार पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज़ बना सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स को बना सकती है, क्रेडिट को जितना हो सके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकती है, किसको, पुअर हाउस होल्ड्स को। अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों के अंदर कि आप जाइए, आप बैंक से लोन लीजिए, और प्रोसीजर ऑफ लोन क्या कर सकते हैं, ईजी और सिंपल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नाबार्ड क्या है, देखो जैसे हमारे पूरे देश का एक सबसे सुप्रीम बैंक कौन है, आरबीआई। सिमिलरली रूरल एरियाज का एक सुप्रीम बैंक कौन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंडक्ट किया था ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे? तो 1 मार्कर क्वेश्चन, एनएसएसओ ने किया था, मतलब एनएसएसओ ने किया था। क्लियर है बात? अब आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, दिस इज द वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो सरकार क्या कर पा रही थी, फॉर्मल सोर्सेज क्रिएट कर पा रही थी? आंसर है नहीं, प्रॉपरली नहीं क्रिएट कर पा रही है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा लोगों को कि आप लोग 15 से 20 मेंबर का ग्रुप बनाओ, ठीक है, आपके नेबरहुड के। आप लोग खुद ही 25 से 100 रुपये जितना भी आप सेव कर सकते हो रेगुलरली आप सेव करो। एंड जब भी एक आदमी को ज़रूरत है तो इसी सेव किए हुए पैसे को, जैसे सबने 100 रुपये इकट्ठे करे, तो 100 रुपये 20 लोगों ने इकट्ठे करे, तो आपके पास कितने इकट्ठे हो गए भाई, 2000 रुपये। अब किसी को छोले कुलचे की रेडी लगानी, तो आप इसको 2000 रुपये दे दो, ठीक है। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स, एंड आप सबको एक दूसरे के बारे में पता है तो आप इजीली उनको लोन दे सकते हो। बहुत ही कम लोन इंटरेस्ट चार्ज करो, या फिर चार्ज ही मत करो, ठीक है, या बहुत ही कम चार्ज करो इंटरेस्ट, कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बनाई है इसका थोड़ा बहुत जो भी खर्चा है वो निकलता रहे। और सेकेंडली, नहीं तो आप वापसी क्यों करोगे जब फ्री में लोन मिल रहा है तो, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज करो ताकि मेंबर्स को कुछ प्रॉफिट भी हो, ठीक है। ताकि क्या है कि इसके अंदर या ना तो कोलेटरल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, और ईजिली अप्रोचेबल भी है,
तो जितना भी हमारा फॉर्मल सेक्टर की डिसएडवांटेजेस थी रूरल एरियाज के लिए वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ठीक है, 15 से 20 मेंबर क्या करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ इकट्ठा करेंगे एंड उस इकट्ठे किए हुए पैसे को हम एज अ लोन विद मिनिमल इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, ग्रुप मेंबर्स को ही देंगे। अब अगर ग्रुप मेंबर्स रेगुलर रहते हैं सेविंग्स के लिए तो ये बैंक में जाके भी लोन ले सकते हैं। अब इन केस मान लीजिए कोई भी बंदा लोन रीपे नहीं कर पाता और बैंक से हमने लोन ले रखा है, तो सारे ग्रुप मेंबर क्या करेंगे, उस लोन को चुकाएंगे। तो अब क्या होता है, बैंक वाले भी कोलेटरल नहीं मांगेंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर काफ़ी सारे जो डिसीजंस होते हैं, जैसे कि लोन कितने का देंगे, कब वापसी लेंगे, कैसे वापसी लेंगे, रीपेमेंट का स्केड्यूल क्या रहेगा, वो सब ग्रुप मेंबर डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। एंड ये लोन जो है मोस्टली इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो वुमेन रहती हैं, तो ये पुअर वुमेन को देने की ज़्यादा कोशिश करते हैं एंड यहाँ पे कोलेटरल भी नहीं मांगा जाता। ठीक है जी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ओवरकम करता है प्रॉब्लम ऑफ कोलेटरल को। एंड ना ही ये सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि वुमेन्स को हेल्प कर रहे हैं सेल्फ रिलायंट होने में, यानी अपने ऊपर निर्भर होने में। एंड काफ़ी सारे सोशल इश्यूज को भी यहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स में कैटर किया जैसे जैसे कि हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे औरतों को मारपीट की जाती है, तो वो सब। तो इसको सिखाया गया बेसिक फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो भी सब कुछ रहेगा वो सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को कंप्लीट करें, एक एक क्वेश्चन को, आंसर को पॉज करके आप लिख सकते हो अच्छे से एंड याद करके मुझे फाइनली रिटर्न में आप मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। एंड देन हम कोई डाउट रहेगा तो लाइव क्लास में उसको डिस्कस करेंगे।